सर जब कोर्स शुरू किया था तो आपने बोला था कि वीक में 3 क्लासेस लिया करूँगा। फिर कुछ दिन बाद आपने बोला कि हफ्ते में 2 ही क्लासेस ले पाऊँगा। अब तो सर वीक में 1 क्लास डलती है और उसको भी डलने में कई बार 8-10 दिन लग जाते हैं। बात भाई आप लोगों की एकदम ठीक है। और सच में यार मैं मन से चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 3 क्लासेस में लूँ, लेकिन क्या करूँ वो हो नहीं पा रहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार कि मैं आपको कोई अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कत बताऊँ या हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको बार बार आपको गिनाऊँ। शॉर्ट में बात इतनी है कि मेरे को राइनाइटिस नाम से एक एलर्जी है। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, जब ये बढ़ जाते हैं तो मेरी एलर्जी भी बढ़ जाती है। मतलब इतनी हद तक बढ़ जाती है कि बोलने में भी दिक्कत होती है। पेड कोर्स की 1-2 क्लासेस लेने के बाद हिम्मत ही नहीं बचती कि और कुछ मैं बोल पाऊँ या रिकॉर्ड कर पाऊँ। इस वजह से क्लास नहीं हो पाती। अभी थोड़ी सी एक नई ट्रीटमेंट उसकी शुरू कराई है मैंने। अभी वो कुछ टेस्ट करेंगे 5-7 मेरे, जिससे वो डिटेक्ट करेंगे कि कौन से कण से मुझे ज़्यादा एलर्जी है। फिर उसके लिए अलग से एक मेडिसिन बनेगी। फिर वो इंजेक्शन के थ्रू मेरे को दी जाएगी ताकि इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो। इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं उसको। तो ये है, ठीक है। चलो जो भी है, अपनी 15 क्लास रीडिंग की हो चुकी हैं। इस क्लास से मैं आपकी प्रैक्टिस शुरू करा रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि 10 दिन के लिए मुझे फिर से जाना है, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। फिर आप बोलोगे सर पेपर सिर पे आ गए हैं, इससे अच्छा तो आप ना ही शुरू करते ये कोर्स। तो भाई उसका कुछ सोल्यूशन मैंने ऐसा सोचा है कि एक क्लास तो आज मैं प्रैक्टिस की आपकी करा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाता, वापस नहीं आता, तब तक मैं मेरे एक पेड कोर्स की आपको कुछ क्लासेस दूंगा, यही क्लोज टेस्ट पैराजंबल इन सब की प्रैक्टिस की। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, उसके नीचे ये सब कमेंट मत करना, सर ये तो पुरानी क्लास है, इसमें तो आप पतले लग रहे हो। आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से मतलब है, बैंक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से मतलब है। आज के वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने डेट भी डलवा दी है इसलिए स्पेशली, ठीक है। उसमें बस ये डेट नहीं होगी, लेकिन है सारा वो बैंकिंग लेवल का ही प्रैक्टिस मटेरियल। 5-6 क्लासेस जब तक मैं वापस नहीं आता, वीक की 3 क्लासेस मैं ऐड करा देता हूँ आपकी, ठीक है। जब मैं वापस कंटिन्यू कर लूँगा फिर से ये, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट वाला जो सिनेरियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। बस मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपकी थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, डिले हुआ ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया है कि यूट्यूब पे एक फ्री आरसी का कोर्स पढ़ाऊँगा तो वो पढ़ाऊँगा, वो होगा मेरे भाई, ठीक है। रीडिंग की क्लासेस मैंने आपकी 15 पूरी कर दी हैं। इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्लोज टच पैराजम्बल की अच्छी खासी, ठीक है जी। चलो, ये बातें तो आप लोग जानते ही हो सारी। क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक कमेंट में पिंड होता है। अब एक काम करिए जल्दी से, प्रैक्टिस का मतलब तभी है भाई जब लास्ट में अपन चेक कर पाएँ कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। अब जल्दी से एक काम कर लो, अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लो, या नंबरिंग नहीं तो एटलीस्ट लिखते रहना ना, पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, लास्ट में अपन चेक करेंगे कितने आपके मार्क्स बने। करना वही है, वीडियो को पॉज करके पहले आपको अटेम्प्ट करना है। और ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बोल देता हूँ मेरे भाई। क्लोज टेस्ट पैराजंबल, ये जो रीडिंग वाला पोर्शन है, आरसी वाला पोर्शन कह लो आपको, इसको पूरे को क्लोज टेस्ट पैराजंबल आरसी, ये 2 ही पिलर्स पे टिका हुआ है। एक है रीडिंग और दूसरा है प्रैक्टिस। इनमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि 5-7 क्लास या 3 क्लास या 2 क्लास आप थ्योरी की एक ऐसी देख लोगे और सारे क्लोज टेस्ट पैराजंबल होने लग जाएंगे। नहीं भाई साहब, 50 टीचर से 50 साल तक 50-50 बार कोचिंग कर लोगे तो भी नहीं होंगे। सिंपल सी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा पैसेज पढ़ के अगर आपको मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो किसी टीचर की कोई क्लास आपके काम की नहीं है। तो पहला तो स्टेप ये है कि आपको मीनिंग निकालना आता हो, ठीक। उसके बाद अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखने अपने को पता लगने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, ग्रामर कैसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बेसिक ग्रामर की नॉलेज हो, और मेन है इसके अंदर बाकी चीज़ें रीडिंग प्लस वो कैब अच्छी हो रही। इसलिए क्लोज टेस्ट को ना रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही हैं। पैसेज पढ़ के मीनिंग निकालना आना चाहिए तो रीडिंग स्किल टेस्ट हो रही है, उसके बाद आपकी ग्रामर भी टेस्ट होगी और वोकैब भी टेस्ट होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा कि 60% रोल है रीडिंग का। उसके बाद अपना कह सकते हो कि 20% या 30% रोल है वोकैब का, और 10% रोल है इसके अंदर ग्रामर का। ठीक, इसीलिए इसको रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप से एक बार अटेम्प्ट करना है, ठीक। फिर मैं कराऊंगा, करो जरा ट्राई एक बार। हाँ जी, कर लिया भाई अटेम्प्ट। कर लेना यार, फिर तूने फिर पॉज नहीं किया, फिर तेरे से पेपर में नहीं होगा, फिर तू टीचर में कमी निकाल लेगा। कर ले भाई, अब भी पॉज बटन दबा के एक बार कर ले। ये छोड़ दे निकम्मापंती, छोड़ दे, कर ले चल।
आ जाओ। क्लोज टेस्ट को लेके अगर मैं अप्रोच की बात करूं, थियरी की बात करूं, तो अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये चीज़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए भी शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, पूरा क्लोज टेस्ट एक बार रीड कर देना चाहिए। जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में एक बिगिनर बच्चे को एक बार पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेना चाहिए। उससे उसको क्या होता है, आइडिया हो जाता है। अभी अपन स्पीड पे नहीं जा रहे ना, अभी तो अपन सीख रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। हालांकि अभी और भी क्वेश्चंस थे यार, है ना। एक बार पॉज करके ये वाले और कर लो, पॉज करके एक बार ये वाले और कर लो। हाँ जी। तो आपने जब पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा तो आपको चीज़ें समझ में आई। एक बेसिक स्किम कर दें अपन इसको। एक हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट में ज़रूरी होता है कि सीनियर एम्प्लॉय जो हैं वो डैश करें गाइडेंस और सपोर्ट उनके जूनियर्स को। न्यू कमर जो होते हैं वो डैश फील करते हैं जब वो ट्राई करते हैं उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का। एक हेल्पफुल सीनियर जो है वो लर्निंग प्रोसेस को डैश कर सकता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके और यूज़फुल टिप्स देके। इस चीज़ से ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बल्कि डैश स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स भी होते हैं। जब जूनियर जो है रिस्पेक्टेड और डैश फील करते हैं, संभावना ज़्यादा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिवली। इसलिए म्यूचुअल कॉपरेशन और मेंटरशिप डैश होते हैं मेंटेन करने के लिए प्रोडक्टिव वर्कप्लेस। ठीक। अब हमें आइडिया लग गया कि इस पैसेज के अंदर किस टाइप की बातें हो रही हैं। उससे अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बिगिनर लेवल के लिए बता रहा हूँ। जब अपन अच्छी खासी प्रैक्टिस करते होंगे, 60 70 80 क्लोज टेस्ट जब आप लगा लेते हो, तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी भरने के कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती। इन अ हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट में ये चीज़ ज़रूरी है कि सीनियर एम्प्लॉय जो हैं वो डैश करें गाइडेंस और सपोर्ट अपने जूनियर्स को। आप देख पा रहे हैं ये चीज़ ज़रूरी, क्या ज़रूरी है कि सीनियर एम्प्लॉयज़ डैश करें गाइडेंस और सपोर्ट उनके जूनियर्स को। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से आगे नाउन आ गया गाइडेंस और सपोर्ट, तो बीच में क्या आएगा, वर्ब आएगी। सीनियर एम्प्लॉयज डैश करें गाइडेंस और सपोर्ट। क्या करेंगे, सीनियर एम्प्लॉयज गाइडेंस और सपोर्ट मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि उनको सपोर्ट देंगे। तो डिमांड तो आएगा नहीं मेरे भाई यहाँ पर। अच्छा, ग्रोथ तो नाउन होता है, ग्रोथ तो नाउन होता है ना, नाउन कैसे आ जाएगा यहाँ, तो मुझे वर्ब की जरूरत थी। और ग्रोथ का कोई मीनिंग से भी सेंस नहीं बन रहा इसके अंदर। रिव्यू करें गाइडेंस और सपोर्ट को। रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा देखना। अच्छा, इस पॉलिसी को रिव्यू कर दो, है ना, ये जो डेटा है इसको रिव्यू कर दो, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। वेट करें सपोर्ट। वेट तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है मेरे भाई, आई वेटेड फॉर यू, लेना देना नहीं, ना मीनिंग से ना ग्रामर से। वो ऑफर करें सपोर्ट, वो अपने जूनियर्स को ऑफर करें सपोर्ट कि हाँ जी लाओ ये काम मैं करा देता हूँ या बता देता हूँ कैसे करना है, इस टाइप से। तो एक हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट में ये चीज़ ज़रूरी है कि सीनियर एम्प्लॉय जो हैं वो ऑफर करें गाइडेंस और सपोर्ट अपने जूनियर्स को। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, आज की क्लास थोड़ी सी मैंने लाइट ही रखी है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़, क्लोज टेस्ट में एक बात तो मैंने आपको बताई, अगर आप बिगिनर हो तो पूरा एक बार रीड कर लो ताकि पूरे पैसेज का एक क्रक्स समझ में आ जाए, ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। दूसरा, जितना जल्दी हो सके ग्रामर के बेस पर, वोकैब के बेस पर क्रॉस लगाते चलिए। पेपर में प्रेशर ज़्यादा होता है, 2 3 बार पढ़ते हो सारे ऑप्शन अच्छे लगने लग जाते हैं। इसलिए चाहे आप ग्रामर के बेस पर, वोकैब के बेस पर, जितने ऑप्शन आप जल्दी जल्दी क्रॉस लगाओ, फिर उनको देखना नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातें मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा जी, न्यू कमर जो होते हैं वो अक्सर डैश फील करते हैं जब वो समझने की कोशिश करते हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। कैसा फील करते हैं वो, लेजी फील करते हैं। हाँ जी, हो सकता है लेजी फील करते हो, लेकिन कोई तुक नहीं बनेगा यहाँ पर लेजी फील करने का। अच्छा, एम्प्टी फील करते हैं, खाली फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। फील के बाद तो ही, आई फील नर्वस, आई फील एंशियस, आई फील वरिड, इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए ना। आपको कैसा फील हो रहा है, एंजाइटी तो नाउन होता है। वो कंप्लीट फील करते हैं, हाँ जी, क्या होना चाहिए, नर्वस फील करते हैं। न्यू कमर्स अक्सर नर्वस फील करते हैं जब वो समझने की कोशिश करते हैं अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सारी इसी बारे में तो बात हो रही है कि नया नया बंदा आता है, अगर उसको सपोर्ट मिल जाए, है ना, उसको हेल्प मिल जाए तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं, कोई
दूर दूर तक मीनिंग्स का कोई लेना देना नहीं, वो नर्वस फील करते हैं। न्यू कमर जो होते हैं अक्सर नर्वस फील करते हैं। एक हेल्पफुल सीनियर जो होता है वो डैश कर सकता है लर्निंग प्रोसेस को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके या फिर मीनिंगफुल टिप्स प्रोवाइड करके। वो लर्निंग प्रोसेस को क्या करेगा, डिले कर देगा। एक हेल्पफुल सीनियर लर्निंग प्रोसेस को डिले कर देगा। डिले करेगा कि उसको शॉर्ट कर देगा, कंफ्यूज कर देगा लर्निंग प्रोसेस को, रिक्रूट कर देगा लर्निंग प्रोसेस को। किसी इंसान को रिक्रूट कर सकते हो किसी जॉब के लिए, लर्निंग प्रोसेस को रिक्रूट कर देगा, कोई लेना देना ही नहीं है। लर्निंग प्रोसेस को गैस कर देगा, लर्निंग प्रोसेस को स्पीड कर देगा। अब काफ़ी बच्चों को ऐसा लगेगा सर स्पीड कर देगा, ये अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि हमने ज़्यादातर स्पीड को ना नाउन बनते हुए देखा है। स्पीड वर्ब भी होती है मेरे भाई, किसी चीज़ को तेज कर देना। अक्सर आपने स्पीड अप फ्रेजल वर्ब देखी होगी, इस चीज़ को स्पीड अप कर दिया, है ना। स्पीड अकेला भी वर्ब की तरह से काम कर सकता है, किसी चीज़ को तेज करना इसका मीनिंग होता है। नया लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी चीज़ है, आप गूगल कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, दिस। और वैसे भी चलो एक एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आपको ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लगा, बाकियों का तो दूर दूर तक कोई सिर पैर ही नहीं है, मोस्टली तो इनमें बल्कि नेगेटिव है। एक हेल्पफुल सीनियर लर्निंग प्रोसेस को डिले कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है, गैस कर रहा है, कोई सिर पैर है इनका? दो तो उल्टे नेगेटिव हैं और दो का कोई लेना देना नहीं है। यहां से भी आपको इशारा मिल जाना चाहिए था। दिस नॉट ओनली बिल्ड्स, ये जो अगर कोई हेल्पफुल सीनियर है अगर ऐसा करेगा, ये चीज़ें करे, तो इससे ना सिर्फ बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशंस भी डैश होंगे। दिस नॉट ओनली बिल्ड्स, तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगी, कंजंक्शन चैप्टर, ग्रामर याद करो। इससे ना सिर्फ बढ़ेगा कॉन्फिडेंस बल्कि डैश होगा स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशन। क्या होगा ऐसा करने से? इधर पॉजिटिव बात लिखी है तो उधर भी पॉजिटिव ही बात आएगी ना सिर्फ बढ़ेगा कॉन्फिडेंस, वो कह रहा है कि ब्लॉक होगा, है ना, रुकावट आएगी, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि फुलफिल होगा, पास्ट कैसे आ जाएगा? ये तो फैक्ट टाइप बात करो ना, कि ऐसा करने से ना सिर्फ बढ़ेगा, ये पास्ट कैसे लिख देंगे इसके अंदर? ग्रामर के बेस पे बाहर कर देता हूँ। अच्छा, इंटीग्रेट हो सकता है कुछ अच्छा लगे, है ना, इंटीग्रेट करेगा स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप को। ये वैसे ग्रामर की वजह से बाहर हो रहा, अगर आप देख पा रहे हो। दिस सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आई सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब कैसे आनी चाहिए थी? सिंगुलर। इंटीग्रेट्स होता, पहली बात ग्रामर के बेस पे बाहर हो गया, लेकिन मीनिंग वाइज भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर से सबसे बढ़िया वर्ड है परस्यू करने का। मतलब समझते हो, किस चीज़ को परस्यू करना है, वो अपने ड्रीम को परस्यू कर रहा है, किस चीज़ में लगे रहना। परस्यू करेगा स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप। पोस्टर करने का मतलब होता है बेसिकली, अरे यार मैंने वर्ड भी लिखवाए थे तुम्हारे लिए, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे ही आपके लिए वोकैब भी लिखवाई थी मैंने, ठीक है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड है नहीं, अगले वाले में पहले आपको वर्ड पढ़ा दूंगा, ठीक। पोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रमोट करना। कहने का मतलब किसी चीज़ के होने के लिए अच्छी मतलब कंडीशन क्रिएट करना। अच्छा, ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप फोस्टर, मतलब अच्छा रिलेशनशिप फोस्टर होगा, मतलब किसी बढ़िया चीज़ के होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना, आप ऐसा समझ सकते हो। किसी अच्छी चीज़ को एनकरेज करना, प्रमोट करना, ठीक है। बाकी और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुश्किल वर्ड है आपके लिए। मिनिमल बहुत स्मॉल, एक्यूरल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो सकता है। जैसे कोई चीज़ इकट्ठी करते हो ना, सारी इकट्ठी होके उसको बोलेंगे एक्यूरल। एनालिटिकल, एनालिसिस से रिलेटेड। एडियर टू, किसी चीज़ को फॉलो करना। इंटीग्रेट, इकट्ठा कर देना, है ना। परस्यू, किसी काम में लगे रहना। ब्लॉक का एंजाइटी, आपको बताइए। तो मेरे भाई अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट वर्ड कौन सा है? ये अगर कोई सीनियर ऐसा करे तो उससे क्या होगा? उससे ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बल्कि वो जो टीम के रिलेशनशिप हैं वो और बेहतर होंगे, ठीक है। ऐसी ये जो चीज़ है ये फोस्टर करेगी और बेहतर रिलेशनशिप्स को। क्लियर होगी इतनी बात? इंटीग्रेट का मतलब होता है कोई दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। ये ग्रामर के बेस पे बार हो रहा है और मीनिंग वाइज भी फोस्टर सबसे अच्छा है। ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ का गलत हुआ हो क्योंकि आपको मीनिंग नहीं आता था, वो कैब बेस्ड सवाल है। मैक्सिमम वो कैब बेस्ड ही है, लेकिन वो कैब की वजह से आपका गलत हुआ क्योंकि आपको फोस्टर का मीनिंग नहीं आता था। व्हेन जूनियर्स फील रिस्पेक्टेड, जब जूनियर्स रिस्पेक्टेड फील करते हैं और डैश फील करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिवली। कैसा फील करते हैं? अडियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, और वैसे भी इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, कहीं नज़र नहीं आ रही। टायर्ड फील करते हैं, जब जूनियर टायर्ड फील करते हैं। एंड से अगर इस साइड पे पॉजिटिव बात लिखी है तो इधर भी पॉजिटिव बात लिखी होगी। जूनियर्स जब रेगुलेटेड फील करते हैं, बल्कि अगर उनको ज़्यादा रेगुलेट करोगे, ज़्यादा नियम कानून में बांधोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। पूरे के अंदर तो सपोर्ट की बात हो रही है कि उनको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो, उनको कॉन्फिडेंस दो।
तो मेरे भाई जूनियर्स जब रिस्पेक्टेड फील करते हैं और वेलकम्ड फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि हमारी जगह यहाँ हमें लोग पसंद कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हमारा, तो चांसेस हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिवली। हेंस म्यूचुअल कॉपरेशन, इसलिए इसलिए म्यूचुअल कॉपरेशन और मेंटरशिप जो है, इसलिए म्यूचुअल कॉपरेशन और मेंटरशिप डैश है मेंटेन करने के लिए प्रोडक्टिव वर्कप्लेस को। अब देखना जरा, नॉमिनल है मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनकी, एनालिटिकल है, यहाँ पे ये एनालिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड, एनालिटिकल अप्रोच, ऐसा कुछ मीनिंग वाइज फिट नहीं बैठ रहा। एक्यूरल है, मिनिमल है, ये क्रिटिकल है, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल का मतलब एक तो वो होता है क्रिटिकल कंडीशन, बड़ी सीरियस कंडीशन, और एक क्रिटिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है इसलिए म्यूचुअल कॉपरेशन और रिलेशन, इसलिए म्यूचुअल कॉपरेशन और मेंटरशिप जो हैं ये बड़े ही ज़रूरी हैं इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट वर्ड है मीनिंग वाइज वो क्या है, क्रिटिकल। तो अगर मैं क्लोज टेस्ट के अंदर अप्रोच की बात करूँ, एक बिगिनर लेवल बच्चे को पहले के पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेना चाहिए ताकि उसको थीम समझ में आ जाए, बात किस बारे में हो रही है, ऑप्शन सेलेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब आप 50 और 70 क्लोज टेस्ट लगा चुके होगे तो डायरेक्ट पहली लाइन से भी कर पाओगे। उसमें भी डिपेंड करता है, कई बार उसमें मुश्किल आ जाता है। एक बढ़िया लेवल पे पहुंचा हुआ अच्छी प्रैक्टिस करे हुए बच्चे को भी एक बार पूरा कई बार पढ़ना पड़ जाता है, वो डिफिकल्टी लेवल की बात है। इस लेवल के आप बड़ी आसानी से 20-30 क्लोज टेस्ट भी लगा लोगे तो बड़ी आसानी से सीधा सीधा कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने, कि जितना जल्दी हो सके ग्रामर के बेस पे, वोकैब के बेस पे जितने आप ऑप्शन कट कर सकते हो उनको कट कर दिया करो, ठीक है। ताकि आपका, जैसे इसके अंदर मैंने जल्दी से 2-3 काटे और फिर मैंने रखा फोस्टर और इंटीग्रेट को, ताकि उन्हीं पर सारा फोकस रहे और उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर पाओ। तीसरी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन एग्जाम में समझ में आएगी, स्टार मार्क करके लिख लेना, इंग्लिश। और काफ़ी मैंने तो अपने टाइम पे देखा और मैंने जितने स्टूडेंट से आज तक मैं सेलेक्टेड से मिला हूँ सबका यही ओपिनियन होता है कि इंग्लिश और जीएस में टाइम जाता है बच्चे, और वो करते हैं उस टाइम पे बैठ कर दोबारा सेकंड रीडिंग, और उस टाइम पे वो करते हैं काफ़ी सारे आंसर चेंज, और जिस वजह से उनके मार्क्स हो जाते हैं नेगेटिव। आप घर पे जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो आराम से आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, रोज करो ये काम, रोज आंसर चेंज करके देखो, ओवरऑल आप पाओगे कोई एक आधे दिन भले ही फायदे में रह गए, ओवरऑल हमेशा घाटे में जा रहे होगे। ध्यान रखना चाहे कितना भी टाइम बच जाए, इंग्लिश और जीएस में आंसर चेंज नहीं किया करते। जो पहली बार में आपने गो विद द फ्लो में लगा दिया कुछ चीज, कुछ आंसर ना, क्योंकि लैंग्वेज है, गट फीलिंग से, सेंस से आप लगाते हो, उसको चेंज मत करना, ठीक है। बस ये 3 ही बातें हैं मेन, अगर थ्योरी की बात करूं मैं क्लोज टेस्ट पे बेस्ड। चलो जी, ये वाला हल्का सा उससे डिफिकल्ट है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। करिए जरा शुरू इसको भी, सेम वैसे स्लाइड दिखती, पॉज बटन दबाओ, आगे आगे मैं आपको पूरी स्लाइड दिखाता हूँ, अपना अटेम्प्ट करना। हाँ जी, कर लिया भाई। देखो यार, ये जो मैं आपके साथ थोड़ा सा तंज कसता हूँ ना, तूने अब भी नहीं किया होगा, अब भी कर ले, मतलब आपके लिए कह रहा हूँ। फिर मतलब या तो काम को करो, या फिर क्यों ही फॉर्मेलिटी भी करनी है, क्यों टाइम पास, क्लिक भी क्यों किया फिर वीडियो पे, अगर बात ही नहीं माननी, अगर जो सच में सही तरीका है चीज़ों को करने का, है ना, वो नहीं करना, तो फिर तो छोड़ना यार, क्या ड्रामे करने हैं पढ़ने के हैं। फिर एक बार बोल देता हूँ मेरे भाई, जब तक आप खुद से टाइम दे के अटेम्प्ट नहीं करोगे, रीडिंग और प्रैक्टिस को टाइम नहीं लगाओगे, तो ऐसे टीचर को सॉल्व करते हुए देखने से नहीं होगा तुमसे। पहला अटेम्प्ट खुद लेना सीखो, पहला अटेम्प्ट खुद लेना सीखिए, तभी आपसे पेपर में हो पाएंगी चीज़ें। सवारी अपने सामान की, खुद जिम्मेवार है। आ जाओ, तो कुछ वर्ड्स देख ले पहले एक बार। अच्छा जी, एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है, खुदाई, है ना। जब कोई पुरानी जगह पर ऐसे खोद वोद के चीज़ें निकालते हैं, एक्ट ऑफ डिगिंग अप अर्थ और सॉइल।
प्रोडक्शन आपको पता ही है, एलिवेशन किस चीज़ की, हाइट बढ़ाना, एग्जीक्यूट किस चीज़ को, एग्जीक्यूट करना, कैरिंग आउट समथिंग, इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ को, इम्प्लीमेंट करना, कॉन्टिन्यूएशन द एक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग समथिंग, कोलैबोरेशन वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेट कर लिया, एंटेंगल उलझ जाना, रिवॉल्व घूमना, इंट्यूशन मन में जो होता है ना, इंट्यूशन सी आ रही है यार कि चीज़ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, इस टाइप से, परसीव करना किस चीज़ को, समझना, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग या अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को, इनसाइड किसी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ के क्या इंसाइट्स मिले, मेरे मतलब इंसाइट्स दिए टीचर ने इस चीज़ के बारे में, रूइन इस चीज़ को बर्बाद कर देना, रिमेन्स बचे हुए अवशेष वगैरह, डिके कोई चीज़ जब डिके हो जाती है तो सड़ जाती है, रोटन हो जाती है, डिस्पोज किस चीज़ को फेंक देना, वो तो डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया, छुटकारा पा लिया, एक्सेसिस कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो। अब जब आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जो बिगिनर है वो एक बार पूरा पढ़ लिया करो, आपको थीम समझ में आ जाता है। और पूरा पढ़ने की भी पता है आपको ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ेगी, वो तब पड़ेगी जब ये फिलअप बहुत पास पास हो। अब इसमें तो अच्छे दूर दूर है, तो इसमें तो साथ साथ भी हो जाता है, ठीक। लेकिन फिलहाल मैं बिगनर ही आपको मान के चल रहा हूँ, तो एक बार अपन पूरा एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अभी अपन स्पीड पे नहीं, अभी अपन एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। मेडिकल रिसर्च इन कंट्री एक्स हैज रिसेंटली डैश रिमार्केबल स्टेप बाय कंबाइनिंग मॉडर्न साइंस विद एंशियंट डिस्कवरीज। मेडिकल रिसर्च जो हुई है किसी कंट्री एक्स में, उसने एक बड़ा ही रिमार्केबल स्टेप लिया है कि दो मॉडर्न साइंस और एंशियंट डिस्कवरी को जोड़ दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग एक डैश रिमोट डेजर्ट रीजन के अंदर कुछ हुआ है, रिमोट डेजर्ट रीजन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनअर्थ किया है, बेसिकली मिट्टी हटा देना, किसी चीज़ को उजागर कर देना, एक एंशियंट रूइंस जो माना जा रहा है कि 2000 साल पुराने। उन आर्टिफैक्ट्स में ब्रोकन पॉटरी और रिसर्चर के बीच, ये ब्रोकन पॉटरी और इन सब के बीच में रिसर्चर ने पाया है एक इंटैक्ट ह्यूमन स्केल्टन। ह्यूमन स्केल्टन तो समझ ही रहे हो, हड्डियाँ वड्डियाँ मिली हैं ह्यूमन की। ये जो डिस्कवरी है इसने एक दरवाज़ा खोल दिया एक यूनिक डैश का आर्कियोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट के बीच में। टीम ने डिसाइड किया कि वो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा बनाएंगे स्केल्टन को यूज़ करके एडवांस्ड इमेजिंग और 3D मॉडलिंग टेक्निक्स। हर एक बोन को केयरफुली स्कैन किया गया, फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन को। अर्ली फाइंडिंग्स ने निशान मतलब साइंस दिखाए, इशारा किया किस चीज़ की तरफ, मतलब कुछ के उसके क्लूज मिले कि जॉइंट का वियर हुआ है, हील्ड फ्रैक्चर्स देखे गए, डेंटल पैटर्न्स देखे गए, एंड द केव ग्लूज एंड गेव क्लूज, और उसने क्लूज दिए किस चीज़ के बारे में, डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में। इंटरेस्टिंगली, मतलब इंटरेस्ट पैदा करने वाली हैरानी वाली बात यह है क्या कि ट्रेसेस भी मिले हैं कुछ बोन्स के, जो ये दिखाती हैं कि बेसिक सर्जिकल टेक्निक्स उस टाइम पे यूज़ करी जाती थी, जो एक एडवांस मेडिकल अंडरस्टैंडिंग को दिखाती हैं एंशिएंट टाइम में भी। दिस इंटरडिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब समझते, एक तो वो जैसे बच्चों कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन का मतलब फील्ड भी होता है। ये जो अलग अलग फील्ड की जो रिसर्च है जो मिक्स हुई है, इसने प्रोवाइड किया है वैल्यूएबल डैश, ना सिर्फ हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस के लिए बल्कि जेनेटिक ट्रेड्स और इन चीज़ों के बारे में भी। मर्ज करके आर्कियोलॉजी को मेडिकल साइंस के साथ कंट्री एक्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एंशियंट डैश ये गाइड कर सकते हैं मॉडर्न रिसर्च को। थ्रू दिस रिकंस्ट्रक्शन पास्ट वाज रिवाइव्ड, इस रिकंस्ट्रक्शन से पास्ट को वापस जिंदा किया, और जिसकी वजह से क्लियर पिक्चर मिली ह्यूमन हिस्ट्री और मेडिकल एवोल्यूशन की। अब आपको समझ में आ गया किस बारे में ना, कहीं खुदाई हुई, वहाँ पे कोई स्केल्टन मिला, उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके बारे में चीज़ें पता कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, आर्कियोलॉजी और मेडिकल साइंस कोलैबोरेट कर, इस टाइप की बातें पूरे में। तो मेडिकल रिसर्च जो है कंट्री एक्स में, उसने रिसेंटली डैश किया है, एक रिमार्केबल स्टेप को डैश किया है, जिसमें कंबाइन किया उन्होंने मॉडर्न साइंस को और एंशियंट डिस्कवरीज को। स्टेप को क्या करते हैं अपन, स्टेप को बिल्ड करते हैं, घर बिल्ड करोगे, कोई प्रोग्राम बिल्ड करोगे, है ना। स्टेप को बिल्ड किया, स्टेप को गिव किया, दिया, स्टेप को प्रोड्यूस किया, स्टेप को शिफ्ट किया, स्टेप लिया, ही टुक द राइट स्टेप, ही टुक अ रॉन्ग स्टेप, तो सुना होगा यार, टेक अ स्टेप, तो यहाँ पे टेक वर्ब से बनाना चाहिए था, ठीक। हैज रिसेंटली टेकन अ रिमार्केबल स्टेप ड्यूरिंग अ डैश, एक रिमोट डेजर्ट रीजन में क्या चल रहा था, वहां पे एलिवेशन चल रही थी, डेजर्ट, ये पूरा पढ़ के क्या पता चला, खुदाई में मिली है ना चीज़ें,
तो वहाँ पे क्या चल रहा था, प्रोडक्शन चल रही थी, एग्जीक्यूशन चल रही थी, इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी, एलिवेशन चल रही थी, क्या चल रही थी? ये जो कहीं पे खुदाई वगैरह करके चीज़ें निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन बोलते हैं। ये जो डिस्कवरी है इसने दरवाजे खोल दिए एक यूनिक डैश के इन दोनों के बीच में, आर्कियोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्टिन्यूएशन, किस चीज़ को कंटिन्यू करना। अच्छा, जॉइंट तो एडजेक्टिव होता है, अ यूनिक एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए ना। जॉइंट तो खुद एडजेक्टिव होता है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट प्रोग्राम, जॉइंट अकाउंट, ये तो खुद एडजेक्टिव है। मुझे तो यहाँ पे नाउन चाहिए। मर्ज करना, किस चीज़ को मिलाना, ये तो वर्ब होती है। टुगेदरनेस वो फीलिंग होती है जब लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, आपके परिवार के, आपके दोस्त। ऐसी तो कोई बात नहीं यहाँ पे। तो एक कलेबोरेशन हुई है। इस डिस्कवरी ने दरवाजे खोल दिए एक यूनिक कलेबोरेशन के। कलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? दो लोग, दो संस्थाएं, दो चीज़ें जब साथ में आके मिलकर कोई काम करती हैं। टीम ने डिसाइड किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा बनाएंगे स्केल्टन को ये चीज़ें यूज़ करके। हर एक बोन को केयरफुली स्कैन किया गया, डैश करने के लिए, फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए? इनिशिएट का मतलब होता है कोई चीज़ को शुरू करना, फिजिकल स्ट्रक्चर को शुरू करने के लिए। फिजिकल स्ट्रक्चर को एंटेंगल मतलब होता है उलझाना, फिजिकल स्ट्रक्चर को एंटेंगल करने के लिए, उलझाने के लिए। फिजिकल स्ट्रक्चर को चेन करने के लिए, किसी को चेन करने का मतलब होता है उसको बेड़ियां पहना देना, बांध देना, बंदिश में डाल देना। फिजिकल स्ट्रक्चर को रिवॉल्व करने के लिए, घुमाने के लिए, कि फिजिकल स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए। 10 बार तो इन्होंने खुद ने लिख दिया कि दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। कि सारी हड्डियां तो नहीं मिली होंगी, कुछ कुछ जो हड्डियां मिली उनको ऐसे रख के उनको 3D इमेजिंग और नई टेक्नोलॉजी से वो उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा दिखता होगा ये आदमी। तो क्या कर रहे हैं जी? रिक्रिएट कर रहे हैं, वापस क्रिएट कर रहे हैं उसको। ये चीज़ों के उसके अंदर अपने को साइंस मिले हैं। ये जो मिक्स फील्ड की ये जो रिसर्च है इसने प्रोवाइड करी एक वैल्यूएबल डैश, ना सिर्फ इसने प्रोवाइड करी एक वैल्यूएबल डैश ना सिर्फ हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस में बल्कि जेनेटिक ट्रेड्स और डिजीज पैटर्न में भी, जो पैटर्न के बारे में जो कि आज रिलेवेंट है। इसने क्या प्रोवाइड किया? वैल्यूएबल पॉइंट प्रोवाइड किया। चलो कुछ सोच सकता हूं इसके बारे में। वैल्यूएबल इंट्यूशन दी। रिसर्च से इंट्यूशन आती है कि रिसर्च से चीज़ों के बारे में मतलब पता चलता है, फैक्ट्स पता चलते हैं, क्लूज पता चलते हैं। ये तो नहीं ठीक बैठ रहा है यहाँ पर यार। वैल्यूएबल परसीविंग दी। परसीव करने का मतलब किसी को देखना, समझना। वैल्यूएबल परसीविंग जिरंड वैसे लगा रखा है, कोई लेना देना नहीं लग रहा। वैल्यूएबल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के आगे एस लगा हुआ है तो वर्ब हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग होता तो भी मैं कुछ सोचता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हाँ जी, अब बचे मेरे पास ये वाले, परसीविंग को भी हटा लेता हूँ। कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है आपको पॉइंट और इनसाइट्स के बारे में। एक वैल्यूएबल पॉइंट दिया, बोलने में हो सकता है आपको अच्छा लगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट्स अबाउट समथिंग हो सकता है, पॉइंट्स रिगार्डिंग समथिंग हो सकता है, इनसाइट इनटू समथिंग। ये जो इनटू है ना, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है इसने प्रोवाइड करे वैल्यूएबल डैश, ना सिर्फ इनटू दिस बल्कि इनटू दिस। ये जो इनटू प्रीपोजिशन है ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। किसी चीज के बारे में इंसाइट देने का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देना। अच्छा जी, बाय मर्जिंग, मर्ज करके। अब अक्सर आपके साथ ये सिचुएशन आएगी, आप 2-3 जब उड़ा लोगे तो आपके पास दो या एक मतलब एक ऑप्शन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लो 2 ऑप्शन बच गए, तो अब आपको जज करना है कि दोनों में से बेटर कौन सा है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है क्लोज टेस्ट के अंदर कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों में से आपको थोड़ा सा कह लो कि सेंस से या अपने आप ही रीडिंग अगर आपने अच्छी कर रखी तो अपने आप ही आपका ध्यान चला जाएगा कि दोनों में से ये वाला बेहतर रहेगा। अच्छा जी, हालांकि यहाँ तो देखो थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला भी ठीक हो सकता है, बहुत दूर है इसमें। आगे अपन जब क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ेगा तो आप नोटिस करोगे कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए यार, इसमें से यही वाला क्यों सेलेक्ट करा है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जितना लॉजिकली हो पाएगा। बाय मर्जिंग आर्कियोलॉजी विद मेडिकल साइंस, कंट्री एक्स ने दिखाया कि कैसे एंशियंट डैश गाइड कर सकती है मॉडर्न रिसर्च को। ये आर्कियोलॉजी और मेडिकल साइंस को मर्ज करके कंट्री एक्स ने दर्शाया कि कैसे एंशियंट डैश गाइड कर सकती है मॉडर्न रिसर्च को। एंशियंट क्या? एंशियंट डिकेड। अब इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे नाउन चाहिए कोई ना कोई। ये डिकेड तो या तो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, लेना देना नहीं है। डिस्पोज करना, किसी से छुटकारा पाना, ये तो वर्ब होती है। अच्छा, एक्सेसिस, कोई चीज जो फालतू हो। रिमेन्स, बचे कुछ अवशेष। रूइन, रूइंस अगर लिखा होता तो उसका मतलब भी रिमेन्स वाला, अवशेष वाला हो जाता, लेकिन अगर र्यून लिखा हुआ
अगर आपने नाउन चैप्टर पढ़ा है तो आपने पेयर नाउन पढ़े थे ना, कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल में चलते हैं, सिजर्स ही लिखेंगे, सिजर नहीं होगा। वहां पे आपने लिखा होगा ये रूइंस, रिमेन्स, है ना। अगर इसमें एस लगा होता ना तब ये नाउन बनता। अभी फिलहाल रूइन लिखा होता तो वर्ब हो जाएगी, तो मुझे तो यहाँ पे नाउन चाहिए, तो ये भी रेस से बाहर हुआ। यही मैं आपको कह रहा हूँ, जितना हो सके ग्रामर के बेस पे, वोकैब के बेस पे जल्दी जल्दी जितने काट सकते हो काटो। अब बचा क्या मेरे पास, एंशियंट क्या, किस किससे रिसर्च की शुरुआत हुई, एंशियंट रिमेन्स, जो बचा खुचा जो था वो, है ना, वट एवर लेफ्ट, अवशेष, मलबा, बचा खुचा जो भी है। एंशियंट रिमेन्स जो है, एक्सेसिस का मतलब होता है फालतू कोई चीज़, कोई लेना देना नहीं मीनिंग से यहाँ पे। तो एंशियंट रिमेन जो है वो कैसे गाइड कर सकते हैं मॉडर्न रिसर्च को, इस चीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया। इसके साथ अपने 2 क्लोज टेस्ट पूरे हुए। अब अपन कुछ पैराजंबल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रचार कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे भाई, मैं तो किसी इन्फ्लुएंसर को तो पैसे दे नहीं पाऊंगा, मेरे तो इन्फ्लुएंसर मैं खुद हूँ या तुम बनोगे। आराम से तसल्ली करो। देखो, मेरे हर टीचर को अपनी बुक बेस्ट ही लगती है भाई, ठीक है, मुझे भी मेरी नज़र में बेस्ट है, लेकिन मेरे बेस्ट कहने से क्या होता है, इसीलिए इसीलिए मैंने सैंपल डाल रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी दोनों किताबों का सैंपल डला हुआ, दोनों का एक एक चैप्टर डला हुआ है, आप तसल्ली करो। ग्रामर की अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है, टाइम नहीं है, या अच्छे नोट्स बना नहीं पाते हो, नोट्स का काम होता है कि जब पेपर पास आने वाला हो तो वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, उस नोट्स को पढ़ के सब कुछ याद आना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। एक बार आप सैंपल देख के देखो, अगर आपको लगता है कि इससे अच्छे आप बना सकते हो, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल खुद के बनाओ, नहीं टाइम है, ये इतने अच्छे नहीं बना सकते तो उसको ले सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस की किताब है जी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है, मिसलिनियस प्रैक्टिस भी है, और मेरी दोनों किताबों में मेन बात क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं क्वेश्चन अच्छे नहीं, क्वेश्चन, लेकिन बात क्या ना, क्वेश्चन मैक्सिमम किताबों में मिल जाएंगे। दोनों की जो मेन हाईलाइटेड बात है वो है जी इनकी एक्सप्लेनेशन। एक बार दोनों की एक्सप्लेनेशन पर नजर मारना, इसमें भी ऐसे कोई अगर सेंटेंस पढ़ा रखा है तो नीचे पढ़ना उसको कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, इसकी जगह पे ये आएगा तो उसकी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ना कि क्यों आएगा, वो कितना डिटेल में बता रखा है। अगर अच्छी लगे तो ले लेना। आरसी की किताब पे काम कर रहा हूँ भाई, जब हो जाएगा बता देंगे। चलो जी, अब आ जाते हैं जी पैराजंबल्स पे। फिर से वही काम, वीडियो को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यही क्लास अगर मैं चाहूँ तो अगर लाइव क्लास लगा दूंगा तो 1.5 घंटे की आराम से ले लूँगा इसको, आराम से, हाँ साइड पे खड़ा हूँ, टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक। फिर बीच में कोई फालतू बकवास कर देगा कमेंट में, आधा घंटा उसको डांट मारो, अपना दिमाग खराब करो, है। हाँ भाई तुम कहाँ से हो, मैं यूपी में बिजनौर से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, ये सब चलता रहेगा, वो सब करना ही नहीं। तो पढ़ने वाले बच्चे में वीडियो देखें, बाकियों को दूर से नमस्ते, ठीक। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। हाँ जी, फिर से वही बात, पैराजंबल को कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए सर। एक मेरी पुरानी वीडियो है यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी आपको, अमन सर पैराजंबल्स टाइप कर लेना, उसके अंदर शुरुआत में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, ठीक। जैसे नाउन से, नाम से शुरुआत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, पहला ज़्यादा होती, लकीर नहीं होती पत्थर की लेकिन ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ पेयर लिखवा रखे हैं, ईदर के बाद और आएगा, नीदर के बाद नोर आएगा। ये जो मोर ओवर फर्दर मोर वाले होते हैं किसी के बाद आएंगे, देयर फोर सिंस वाले, देयर फोर हेंस वाले जो हैं वो लास्ट में जाएंगे, इस टाइप की कुछ बातें कर रखी हैं। लेकिन मेन जो बात है वो है कि सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता है तो बहुत सारे हिंट्स अपने आप ही कनेक्ट होते चले जाएंगे। आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। चाहो तो वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको एक समरी सी मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा देर की नहीं है, 15-20 मिनट की थ्योरी है, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा, मेन इसमें रीडिंग और प्रैक्टिस ही होती है। इन ऑल का मतलब था ओवरऑल, ठीक है। दिस साइकिल रिपीट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग अ टिपिकल नाइट स्लीप। ये जो साइकिल है ये रिपीट होती है बहुत बार एक रात की स्लीप में। अब यहाँ पे लिखा हो दिस साइकिल। क्या ये बात से आपको हिंट समझ में आया कि पहले कोई ना कोई जिक्र हुआ होगा, पहले कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी तो दिस साइकिल लिखा होगा हमने, हाँ के ना। ह्यूमन स्लीप को डिवाइड किया जाता है आरईएम और नॉन आरईएम स्टेजेस में, ठीक। अब इसमें कोई ऐसा हिंट नहीं है कि ये किसी चीज के बाद आए, कोई ऐसी बात हो जैसे यहाँ पे दिस साइकिल से पता चल गया पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। वेयर एज, जबकि, अब ये अपने आप में एक हिंट है कि ये किसी चीज के बाद ही आएगा। कॉन्ट्रोडिक्टरी बात है ना ये, वेयर एज, हाउ एवर, ये सब कब लिखोगे, पहले कोई बात बोलोगे तभी तो उसको काटोगे।
तो ये वेयर एज अपने आप में हिंट है। तो ऐसे जब आपको रीडिंग करनी आ जाएगी ना, जब आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना आएगा, तो इन वर्ड्स के अगर मीनिंग आता है तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, अच्छा इसके बाद तो यही आएगा। जबकि कंपैरेटिवली जो नॉन आरईएम स्लीप होती है उसमें स्टेजेस होती हैं डीप और रेस्टोरेटिव रेस्ट की। ड्यूरिंग आरईएम स्लीप ड्रीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा विविड होते हैं और ब्रेन एक्टिविटी हाई होती है। अब क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे पहली बार आरईएम और नॉन आरईएम स्टेजेस की बात हुई और यहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया कि आरईएम स्लीप में ऐसा होता है जबकि नॉन आरईएम स्लीप में ऐसा होता है। तो क्या ये वाला पेयर आप क्रैक कर पाए? पैराजंबल में होता है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे पेयर जोड़े, अच्छा यहाँ से शुरू होगा इसके बाद ये आएगा, ये अपने को बनाना होता है। अब ये पहली क्लास है इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, आगे सीधा कट 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 प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। तो क्या ये वाली बातें आप क्रैक कर पाए कि BDC का पेयर आपको समझ में आता है? ह्यूमन स्लीप को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, इस स्टेज में ऐसा होता है जबकि स्टेज में ऐसा होता है। ये बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा, अब कई बार तो क्या होता है ऑप्शन में बड़ी हेल्प हो जाती है। BDC का पेयर कहाँ बन रहा है? एक इसमें बन रहा है, एक इसमें बन रहा है, 2 जगह बन रहा है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही अपने निकल गए, ठीक है। हर एक स्टेज का एक वाइटल रोल है फिजिकल और मेंटल रिकवरी में। ओवरऑल ये जो पूरी साइकिल है ये रिपीट होती है हर रोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ये जो ओवरऑल, देयर फोर, हेंस वाले सेंटेंसेस हैं ये लास्ट में जाने चाहिए, और यहाँ पे दोनों स्टेजेस के बारे में बता के यहाँ पे लिख फिर क्या बोलेगा ना कि हर एक स्टेज में आप हर एक स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि BDC के बाद पहले मैं E लगा दूँ और A पे इसको एंड कर दूँ। तो इसलिए अपना जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो BDCEA हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात? ऐसे करके अपन कुछ कुछ हिंट्स यूज़ करते हैं, कई बार ऑप्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, और अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर अपने को थोड़ा सा और अच्छा बेस अपना बनाना पड़ेगा। चलिए इसको करो जरा अटेम्प्ट। हाँ जी। मैनी यूजर्स शेयर पर्सनल डेटा विदाउट रियलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे यूजर जो होते हैं वो पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं बिना उसके परिणाम को रियलाइज किए, बिना उनके परिणाम का एहसास किए। हाँ जी। दिस कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट एंड टारगेटेड सर्वेलेंस। इसकी वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है ना। कोई आपका आपकी सारी आईडी वाईडी उसके पास आ गई, सारा डेटा आ गया, वो आपके नाम से आधार कार्ड बना लिया, सिम ले रहा है, फिर ये कर रहा है वो कर रहा है, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। और टारगेटेड सर्वेलेंस हो सकती है आपकी। ये दिस से आपको पता चल रहा है कि ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता और किसी बात से कनेक्ट होगा, और ये पढ़ते ही पता चल रहा है कि इससे कनेक्ट होगा। बहुत सारे यूजर जो है पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास किए, और ये पर्सनल डेटा शेयर करने की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, टारगेटेड सर्वेलेंस हो सकती है। इंटरनेट प्राइवेसी इज ग्रोइंग कंसर्न इन डिजिटल एज। आज की डिजिटल एज में इंटरनेट प्राइवेसी जो है वो एक ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ता हुआ कंसर्न बनता जा रहा है कि इंटरनेट पे कोई प्राइवेसी बची नहीं है। लोग डेटा कैसे ना कैसे करके आपकी डिटेल्स ये सब निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपनीज अक्सर कलेक्ट करती हैं और स्टोर करती हैं यूजर की इंफॉर्मेशन को अलग अलग पर्पज के लिए। कंपनीज अक्सर कलेक्ट करती हैं और स्टोर करती हैं यूजर की इंफॉर्मेशन को अलग अलग पर्पज के लिए। देयरफॉर इसलिए यूजर्स को स्टेप्स लेने चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को। अब क्या ये वाला कनेक्शन आप लगा पा रहे हो? बहुत सारे यूजर्स शेयर कर देते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए यूजर्स को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या आपको ये ABE का पेयर समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, ये कहाँ से शुरुआत होगी? शुरू कहाँ से होगा? सारी किस बारे में बातें हो रही हैं? इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो अच्छा जी, C से शुरुआत करता हूँ। और ये कौन सा डेटा है जो लिखा हुआ यूजर पर्सनल डेटा दे देते हैं? तो यहाँ पे पहले लिखा ना कि कंपनीज कलेक्ट करती हैं डेटा। तो क्या आपको ये पेयर क्रैक कर पाए? आप कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, D आएगा यहाँ पे। देखो, अब आप इसको पढ़ के देखोगे तो क्रैक हो जाएगा आपसे। बीच में ऑप्शन का भी कई बार अपन हेल्प लेते हैं, जैसे अपने को पता चलेगा कि भैया C से शुरुआत होगी, अब आप कहोगे C से तो एक ही ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स आ गए तो फिर तो अपन समझ की तरफ चलते हैं ना। वैसे बहुत बार अपन ऑप्शन की भी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से ट्रिकी आने लग गए, ऑप्शन की हेल्प थोड़ा कम चल पाती। इंटरनेट प्राइवेसी जो है बढ़ता हुआ कंसर्न है। कंपनियां जो हैं डेटा कलेक्ट करती हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। बहुत सारे लोग अपना डेटा शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे,
इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बन जाएगा जी अपना, कहाँ पे जी ऐसा ऑप्शन, CDABE। आज की क्लास थोड़ी सी हल्की है, इजी रखी पहली क्लास, कहीं तुम रो ना जाओ, बनियान फाड़ कर रोड पर ना लिट जाओ इसलिए। लेकिन हैं सारे IBPS PO के, मैंने क्लर्क वाले भी नहीं लिए हैं। RRB क्लर्क अगर ले लेता तो इतने छोटे छोटे से इतने इतने भी आते हैं कई बार। बैंक PO का मतलब ये नहीं होता कि वहां तो सब कुछ मुश्किल ही आ रहा है, इतने इतने से इतने इतने टिड्डी टिड्डी से पैरा जंबल भी आते हैं उसमें, और आज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मजाक क्लास लिए, बहुत बढ़िया लेवल के भी नहीं लिए। ठीक, अगर आप रेगुलर चीजें कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, डोंट वरी। खुद पे नहीं है तो मेरे भरोसा रखो। चिल करो जरा, इसको बताओ। हाँ जी, कर लिया जी अटेम्प्ट। पॉज कर लिया करो, है ना, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, पॉज बटन दबा लिया करो। ओशियन जो है समुद्र जो है, अब्जॉर्व करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्थ हीट। ओशियंस अब्जॉर्व करते हैं बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट अर्थ की हीट का। ये जो हीट अब्जॉर्प्शन है ये रेगुलेट करती है ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को। अब ये क्या, ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ओशियन अब्जॉर्व करते हैं, और फिर लिखा हुआ है ये जो हीट अब्जॉर्प्शन है, पता चल गया कि ए के बाद बी आएगा। दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं ये हाईलाइट करते हैं लिंक बिटवीन ओशियंस एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से चेंजेस पहले बताओगे? यहां से मुझे पता चल गया कोई चेंजेस की बात होगी और उसके बाद ये कनेक्ट होगा। वार्मर ओशियंस, नॉर्मल से जो गर्म, कंपैरेटिवली गर्म ओशियन जो है वो डिसरप्ट कर देंगे मरीन इकोसिस्टम और इंटेंसिफाई कर देंगे स्टॉर्म को। हालांकि एक्सेस हीट जो है उसकी वजह से ओशियन टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। लो बन गया, आ गया समझ में? ओशियन अब्जॉर्व करता है अर्थ की हीट को, ये जो अब्जॉर्प्शन है इसी की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। हालांकि एक्सेस हीट जो है उसकी वजह से ओशियन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ओशियन टेम्परेचर बढ़ने से मरीन इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है और इंटेंसिफाई हो रहे हैं स्टॉर्म। ये जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये मरीन इकोसिस्टम खराब हो रहा है, स्टॉर्म इंटेंसिफाई हो रहे हैं, ये चेंजेस दिखाते हैं लिंक है ओशियंस और क्लाइमेट चेंज के बीच में। आ गया समझ में? तो मेरे भाई क्या अपना पैटर्न बना अपना, ABEDC। कहाँ पे ABEDC? ऐसे करके अपन अटैच, हिंट होते हैं मेरे भाई। जैसे इसने दिस ने कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे इसने बात पूरी देखो, ये हीट इसको ये दिस हीट एब्जॉर्प्शन है, लेकिन एक्सेस हीट जो है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है। लास्ट में ये वाले जो चैलेंज, ये वाले जो चेंजेस हैं ये इस बात को दिखाते हैं। तो ये वर्ड्स हैं आपके लिए, हिंट है ये, कि अच्छा ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। मीनिंग तो हिंट होता ही है, थोड़े से ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपना जो कनेक्शन बनाना है थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, थोड़ा जल्दी कर पाते हो अगर आप इनको जल्दी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लो तो। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अब मैंने इसके ऑप्शंस लिखवाए नहीं है, मतलब वरना बैंक में ही ऐसे आते हैं, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सा है, ऐसे करके पूछता है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल बात ये है, आप ये सोचो कि ऑप्शन नहीं दिए हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया एक टाइप से। पहले आपको पूरा अरेंज करना बिना ऑप्शन की हेल्प से, जैसे ऑप्शन में आप कर लेते हो ना, अच्छा AD वाला कोई ऑप्शन नहीं है टिक कर दो ऐसे करके, वो इसमें नहीं कर पाते आप। ये बैंक में जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दी होती है, पहला स्टेटमेंट कौन सा है, अच्छा दूसरा कौन सा बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा, तो आप इसको समझ लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब आपको ABCD नहीं, आप पूरा का पूरा अरेंज करिए, टाइम लीजिए, हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। क्या होगा, गलत ही तो होगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या हो जाएगा है। आगे के लिए तैयार होंगे हम धीरे धीरे। एक वो क्या वो शेर सा होता है यार, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो बुजदिल, पता नहीं वो बुजदिल क्या लड़ेंगे जो घर से निकले ही नहीं। ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, इतनी तो बात है। वो बुजदिल क्या निकलेंगे जिनकी हिम्मत नहीं हुई, जो पैरा जंबल देखती थर थर कांपने लग जाए, तुम उतने नहीं हो पाएगा। ठीक, तुम उनसे तो बहुत अच्छे हो, अटेम्प्ट करो। पॉज करके चाहे तुम मेरी तरफ से 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो, लेकिन अटेम्प्ट करो, करो इसको अरेंज।
करें जी डिस्कस, अच्छा सवाल है। डिस्पाइट द र्यूमर्स, र्यूमर्स के बावजूद एरागॉन इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन क्रिप्टो एंड डिफाई सर्कल्स। ठीक है, र्यूमर्स के बावजूद एरागॉन कोई चीज़ होगी, ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, अभी पढ़ के आगे पता चल जाएगा, आज भी वाइडली यूज होता है क्रिप्टो और इसमें। ठीक है, बहुत मैनी, मतलब मैनी पीपल मतलब है इसका, बहुत सारे लोगों ने सस्पेक्ट किया एफबीआई कंट्रोल बिकॉज ऐप का जो डिज़ाइन था वो मैच करता था सर्वेलेंस टूल्स वगैरह से। मोर ओवर, अब ये अपने आप में एक हिंट है कि कोई बात बोली जाएगी उसमें मोर ओवर का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग। एक लीक्ड रिपोर्ट ने टाई किया एरागॉन के कोड को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है अमेरिका में उसके साथ। एरागॉन को प्रमोट किया गया था एक सिक्योर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर इनक्रिप्टेड चैट्स के लिए। डेवलपर ने डिनाई किए सारे क्लेम्स ऑफ व्हाट एफबीआई इन्वॉल्वमेंट। अब ये कुछ कुछ देखो, अब कुछ कुछ चीज़ें जुड़ने लग गई। बहुत सारे लोगों ने संदेह जताया कि एफबीआई का कंट्रोल है इसमें, क्योंकि ऐप का जो डिज़ाइन है वो सर्वेलेंस टूल से मिल रहा था। एक लीक रिपोर्ट में ऐसा भी मिला कि यह इसका कोड और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से मिलता है। डेवलपर ने डिनाई किए हैं सारे के सारे क्लेम कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो पहले ये वाली दोनों लाइनें आएंगी, क्या ये आप समझ पाए इतनी बात कि बी और सी के बाद ही ई आ सकता है? पहले क्लेम करेंगे तभी तो डिनाई होगा। द चैटिंग ऐप, ये जो चैटिंग ऐप है एरागॉन, ये एक हिट बनी क्रिप्टो करेंसी और कम्युनिटीज फॉर इट्स प्राइवेसी फीचर के लिए। ये एरागॉन जो है ये कोई ऐप है बेसिकली जो बड़ी हिट हो गई क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटीज के अंदर उसके प्राइवेसी फीचर्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे ऐसी ऐप होती है ना जहाँ पे ज़्यादा आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता, जैसे टेलीग्राम वगैरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी ऐसी ऐप पे होते हैं, है ना। आप देखते हो अक्सर कोई ना कोई अभी कितनी चीज़ों में कोई पेपर लीक हो कुछ भी हो, हर चीज़ वहाँ पे मतलब इवन बोलते तो लोग ऐसा भी है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जितनी सब वही यूज़ करती हैं। चलो जी, तो क्या है जी, ये चैटिंग ऐप जो है एरागॉन, ये एक हिट हुई इस चीज़ में। एरागॉन को प्रमोट किया गया था। अब यहाँ पे देखो इसने डिस्क्रिप्शन दिया है पहले कि एरागॉन है क्या। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि सारी पहले इसने इसको डिस्क्राइब किया कि चैटिंग ऐप जो है एरागॉन जिसका नाम है वो एक हिट हो गई इस चीज़ में। इसको प्रमोट किया गया था एक सिक्योर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर इनक्रिप्टेड चैट्स के लिए। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको लग रहा होगा कि चलो, आपको चलो ये समझ में नहीं आ रहा कि एफ और डी में से कौन सा पहले आएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पहले ये वाली दोनों लाइनें आ जाएंगी। मोर ओवर दिया हुआ ना, एफ, काफियों ने संदेह जताया एफबीआई कंट्रोल का, काफियों ने संदेह जताया एफबीआई कंट्रोल का। उसके अलावा ये वाली चीज भी दिखी, डेवलपर्स ने इस चीज को डिनाई किया। इन सब र्यूमर्स के बावजूद ये तो आज भी यूज हो रही है, तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सबसे बेस्ट बन रहा है वो बन रहा है सबसे पहले एरागोन के बारे में बताएं। ठीक है, फिर उसको प्रमोट किया गया था इस चीज के तौर पर, क्यों फेमस हुई उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उसका रीजन बताया कि क्यों फेमस हुई। इस वजह से फेमस हुई क्योंकि भैया इनक्रिप्टेड चैट्स होती थी इसके अंदर। बहुत लोगों ने इस बात पर डाउट दिखाया कि ये तो सर्वेलेंस टूल जैसी यार गवर्नमेंट ऐप टाइप की लग रही है तो कुछ कुछ। मोर ओवर इन एडिशन टू, इसके अलावा एक लीक रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ देखने को मिला। डेवलपर्स ने इन सब चीज़ों से डिनाई किया भैया ऐसा कुछ नहीं है। इन सब र्यूमर्स के बावजूद आज भी वाइडली यूज हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो सीक्वेंस है ये बेस्ट होना चाहिए, FDBCEA। ठीक है, अब इसका सवाल कैसे आता है बैंक में, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ थर्ड स्टेटमेंट बताओ, तो अगर कोई थर्ड पूछेगा तो फिर उसका आंसर बी होगा, कोई अगर फर्स्ट पूछेगा तो एफ होगा, कोई सेकंड लास्ट पूछेगा तो ई होगा, ऐसे करके। चलो जी, आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, सेम वैसे ही है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो आप इसको, इसको पूरे को आप अरेंज करिए, बेस्ट अरेंजमेंट पर पहुंचिए और फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको इसका। आसान है वैसे ये। ठीक है, जैसे अपन करते थे ना रीडिंग वाले टाइम पे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर अपन कमेंट कराते थे, ऐसे ही इसका जो प्रॉपर आंसर है, चलो आज ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, पहली प्रैक्टिस की क्लास है उसमें भी मैं बता दूँ, करो एक बार ट्राई करो तुम। हाँ जी, कर लिया जी।
देयरफॉर, अपने आप में खुद चीख चीख के बता रहा, मैं पहला सेंटेंस नहीं हूं भाई, मैं तो आखिरी की तरफ जाने के मेरे चांस ज्यादा है। Therefore, while technology offers numerous benefits, it is essential to address its challenges to ensure responsible and sustainable development. इसलिए पूरी बातों का कंक्लूजन दे रहा है, इसलिए हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत सारे बेनिफिट्स भी ऑफर करती है, ये जरूरी है कि एड्रेस किया जाए इसके चैलेंजेस को और इंश्योर किया जाए रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विद दीज एडवांसमेंट्स, इन एडवांसमेंट्स के साथ, कौन सी एडवांसमेंट पहले बताना पड़ेगा, ये हिंट्स होते हैं मेरे भाई जो आपके बड़े काम के होते हैं, ठीक है। इन एडवांसमेंट्स के साथ बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं ज़्यादा स्मूथली और इंडिविजुअल्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं टास्क फास्टर देन एवर बिफोर। द राइज ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स हैज मेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल, कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। एडिशनली, इसके अलावा फिर से एक हिंट है, ये किस चीज़ के बाद आएगा। एडिशनली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और ऑटोमेशन है वो रीशेप कर रहा है इंडस्ट्रीज को, इंप्रूव करके उनकी एफिशिएंसी और रिड्यूस करके ह्यूमन एफर्ट को। टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया है कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। हालांकि ये जो रैपिड ग्रोथ है टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से चिंता भी आई है प्रिवेसी की, साइबर सिक्योरिटी की, इन चीज़ों की। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इस चीज़ को अरेंज कर लिया होगा कि पहले अपन टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसने कहा टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम काम करते हैं, इन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन से अपन ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हो विद दीज एडवांसमेंट्स। कौन सी एडवांसमेंट अभी बताया कहीं पे, तो यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। ये जो इंटरनेट का राइज है, स्मार्टफोन है, इसने कम्युनिकेशन को ये बना दिया। अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा भी हो रहा है, इन एडवांसमेंट्स की वजह से बिजनेस और ये अच्छा ऑपरेट कर पा रहे हैं। सारे फायदे गिना दिए, फिर ये बोलेगा हालांकि इसकी वजह से ये दिक्कतें भी आ रही हैं, और ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ई सी डी बी एफ ए। ये मेरे अकॉर्डिंग बन सकता है, देख लें एक बार, ई सी डी बी एफ ए, ठीक। कुछ समझ में आया? कुछ हो सकता है, कई बार क्या होता है ना ऐसे हल्का फुल्का, जैसे अच्छा ये भी तो सर पहले आ सकता था, लेकिन अपने को बेस्ट की तरफ जाना है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने हिंट लगाए, ये क्वेश्चन मैंने पहले हो सकता देखा था, लेकिन आंसर मैंने इसका नहीं देखा था, मतलब पढ़ लिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसके अंदर हिंट्स थे ना, जैसे दीज एडवांसमेंट्स लिखा हुआ है, तो पहले एडवांसमेंट्स का इतनी बात देखो, दो तीन बातों को तो आप झुकला नहीं सकते। पहली बात कि ई से शुरुआत होगी, ए पे एंडिंग होगी, और इन सारियों के बाद एफ आएगा। ई से शुरुआत, ए पे एंडिंग, और इससे पहले एफ, इन्हीं के बीच में अपने को खेलना है। इन्हीं में आपका कंफ्यूजन थोड़ा मोटा हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि इनमें भी क्या ये बात तय नहीं है कि एडिशनली और दीज एडवांसमेंट्स वाली बात पहले नहीं आ सकती? इससे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना, एडिशनली इसके अलावा। तो कौन सी एडवांसमेंट पहले बोलोगे तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पे पहले आपने स्मार्टफोन की बात करी, उसके बाद इससे इंडस्ट्रियों की बात होगी, तो आपने फिर ओवरऑल इससे आपने पहले कम्युनिकेशन की बात करी, पीपल लेवल पे बात करी, उसके बाद आपने इंडस्ट्री की बात करी, और फिर कह रहा है इन एडवांसमेंट की वजह से बिजनेस जो है अच्छा कॉपरेट कर लेते हैं, और इंडिविजुअल जो है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हुई, यहाँ बिजनेस की बात हुई, फिर आपने इसका कह लो कि दोनों का कंबाइंड वाला रिजल्ट दे दिया। इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो ये थी मेरे भाई अपनी आरसी के कोर्स की पहली प्रैक्टिस क्लास। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि अभी 10 एक दिन मुझे जाना है मेरे भाई, तो उसमें मेरे पेड कोर्स की मैं कुछ क्लासेस डलवा रहा हूँ, इन्हीं की, ये क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, आरसी की जो प्रैक्टिस की क्लासेस है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, उन पे ये सब कमेंट मत करना, सर ये तो 2 साल पुरानी क्लास लग रही है, उसमें तो पतले लग रहे हो आप, ये है वो है। भाई कंटेंट पे ध्यान देना, या फिर देखो दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि फिर मैं आके 10 दिन बाद क्लास लूँगा। फिर तुम बोलोगे सर हमारा पेपर आ गए, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमने आप पे भरोसा किया था, ये वो, है ना। तो वो सब कमेंट ना करके उसके कंटेंट पे फोकस करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। हफ्ते में 3 क्लासेस मैं उसकी डाल लूँगा, जैसे ही वापस आऊँगा वापस आपको ये लेटेस्ट वाले में मोटा वाला टीचर आपका वापस मिले, ठीक है। मिलेंगे अब अपनी
लाइव क्लास में तो बाद में, लेकिन अभी 4-5 क्लासेस आपकी वो वाली डलेंगी। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, स्कोर ज़रूर कमेंट करना भाई, स्कोर कमेंट करके बताना, और बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। मेरी तरफ से मुझे ऐसा फील आ रही है कि क्लास अच्छी गई है। ठीक है, बड़ा स्मूथ सा फ्लो था एक।